Hello friends, my name is Sanav and welcome to my channel arnav.prober। तो फ्रेंड्स, आज से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली, कुछ फाइनाइट ज्योमेट्रीज के लिए निकाली, वो भी इंटीग्रेशन मेथड के लिए। हम क्या करते थे, हम हमारी ज्योमेट्री में एक एलिमेंट लेते थे, उसको किसी वेरिएटिंग कंपोनेंट के टर्म्स में लेते थे और उसे इंटीग्रेट करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे पॉइंट चार्ज के फार्मूला में पुट करके। लेकिन कई बार अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो ज्योमेट्रीज़ है वो और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज़ में अलग अलग केसेस लेना कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो थोड़ा टफ पड़ता है। तो इन टाइप की ज्योमेट्रीज़ में जहाँ पे जो इंटीग्रेशन थोड़ा टफ पड़ जाता है, या फिर ऐसे ज्योमेट्रीज़ जहाँ पे जो उनकी एजेस होते हैं या फिर उनके डायमेंशंस होते हैं वो इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड होते हैं। जैसे कोई रॉड है जो इन्फिनाइटली लॉन्ग है और उसके चार्ज निकालना हो, या फिर कोई शीट है जो इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड है उसके दोनों लेंथ और विड्थ में, और हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, या फिर कोई सिलेंडर है जो इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड है और हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए और इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस लॉ का नाम है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ बेसिकली हमें बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाता है तो हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आज फ्रेंड्स मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा गॉस लॉ के बारे में आपको समझाऊंगा, और फिर लास्ट में हम डेरिवेशन करेंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड। यानी मेरे पास एक रॉड है और ये रॉड है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और लैम्डा डेंसिटी से और इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड है। तो मेरे को अगर इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, आज हम वो सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो हम क्लास 12th में आ गए हैं और हमें पता है कि एरिया कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी से जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली निकलती है उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे ये कोई शीट है और इसमें से ऐसे परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलरली निकल रही है उसी को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसका फॉर्मूला होता है E डॉट A। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and A stands for area vector। ओके, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जो किसी एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलरली पास कर रही होती हैं। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया जो होता है E डॉट A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। तो जैसा कि हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E डॉट A है, यानी E डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं E इंटू A कॉस थीटा। बेसिकली कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अगर जैसे ए डॉट बी है तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, मेरा जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डॉट प्रोडक्ट में एरिया वेक्टर के साथ, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ई इंटू ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और मैंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डेरिवेशन के लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ इज स्टेटेड एज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस मतलब 3D सरफेस है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/E0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब जैसे हम स्टेटमेंट वाइज चलते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फाइन नेट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी कोई क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, इज 1/Q0 टाइम्स, यानी जो 3D सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/Q0 टाइम्स है किसका, द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सरफेस, यानी जो चार्ज उस 3D सरफेस के अंदर होगा, यानी Q इनसाइड। कोई भी 3D सरफेस समझिए, माने कोई स्फीयर है या फिर कोई क्यूब है या फिर कोई क्यूबॉइड है, कोई भी क्लोज सरफेस जो है उसके अंदर जितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा उसके अंदर जितना चार्ज है अपॉन ई नॉट। ई नॉट नहीं, इसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये हमने जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, हमने पढ़ा था किसमें, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था। फोर्स इज इक्वल टू K(Q1Q2/r²। तो इसमें जो K होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फ्री स्पेस में। तो और K को हम K की जो वो होती है फॉर्मूला, वो क्या होती है, 1/4πε0। और ये वही ε0 है, मैं वही बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको वापस अच्छे से बताता हूँ। गॉस लॉ ये कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, किसी भी क्लोज्ड ज्योमेट्री का, वो होगा उस क्लोज ज्योमेट्री के अंदर कितना चार्ज है अपॉन ε0, बस इतना ही। और इसी को हम गॉस लॉ कहते हैं। और इसी गॉस लॉ की मदद से हम जितने भी इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड ज्योमेट्रीज़ होंगी या फिर जितने भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज़ होंगी, उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसी लॉ की मदद से निकालते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अब मैं बताता हूँ कि हम स्टेट कैसे करते हैं गॉस लॉ को फिज़िक्स के टर्म्स में। तो फिज़िक्स के टर्म्स में हम ऐसे लिखते हैं गॉस लॉ को, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो सर्कल है ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ गॉसियन सरफेस। बेसिकली ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ना, ये इंटीग्रेशन का ही साइन है लेकिन अंदर एक क्लोज सरफेस बनाया हुआ है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ गॉसियन सरफेस। ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, गॉसियन सरफेस। मैं बताता हूँ गॉसियन सरफेस क्या होता है। अभी के लिए आप समझिए कि ये बता रहा है कि अभी के लिए आप ये समझिए कि क्लोज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये उसे डिनोट करता है इज इक्वल टू E.dA विच इज इक्वल टू Q/E0 इनसाइड। तो हम बेसिकली क्या करेंगे ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लिखते हैं, हम सीधा यही स्टेटमेंट लिखते हैं कि Q inside by ε0 इज इक्वल टू E.dA। ये तो मतलब स्टेटमेंट का पार्ट है लेकिन हम इसे हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो हम यही लिखेंगे Q inside by ε0 इज इक्वल टू E.dA। हम हमेशा यही लिखते हैं। हम ऐसा ज़रूरी नहीं है यही लिखो, लेकिन जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि Q inside by ε0 इज इक्वल टू E.dA। ओके, तो ये तो हो गई गॉस लॉ की कहानी। अब आ जाते हैं हमारे मेन काम पर कि हमें पता करना है
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड रॉड के लिए। तो इसे जानने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा। इसे जानने से पहले मैं आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताना चाहूँगा। गॉसियन सरफेस, 2 मिनट। गॉसियन सरफेस, ओके। तो ये बेसिकली गॉस लॉ के अंदर जिन सरफेसेस की बात की जा रही है उन्हें गॉसियन सरफेस कहते हैं। और गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, बेसिकली हमें जिस ज्योमेट्री का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हम उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। और उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो बेसिकली एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो मेरे पास कोई स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, ओके। अब मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो गॉस लॉ तो भाई सिर्फ इतना ही कहता है कि Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट dA। लेकिन अभी E निकालना है तो मेरे को बेसिकली एक गॉसियन सरफेस तो चाहिए होगी ना। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना Q है वो बताऊंगा। यहाँ तो Q सारा सरफेस पे, मैं कैसे निकालूँ? तो हम क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया और ये मेरे गॉसियन सरफेस की रेडियस मैं स्मॉल r मानूंगा और ये मेरी जो स्फीयर है उसकी रेडियस मैं r मानूंगा। तो गॉसियन सरफेस हमेशा वैसी सरफेस होगी जो हमारी जो ज्योमेट्री है उसके आर पार होगी, उसके उसके रिस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्रिकल होगी। गॉसियन सरफेस हमें चूज़ करने, हम कुछ भी नहीं ले सकते गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमें बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स से लेनी पड़ती हैं। वो सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, जैसे जो हमारी ज्योमेट्री है जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, गॉसियन सरफेस है ना उसके उस ज्योमेट्री के सिमेट्रिकल होनी चाहिए। उसके अलावा जो चार्ज होता है वो गॉसियन सरफेस पे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो होता है कि जो गॉसियन सरफेस जो है वो हमेशा जो होती है सिमेट्रिक होनी चाहिए। उसके अलावा सिंपल लेनी होती है। हम अपनी मन से कुछ नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि हमें क्या गॉसियन सरफेस लेना है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए बाय गॉस लॉ हमें गॉसियन सरफेस लेनी पड़ती है और हम गॉसियन सरफेस को लेके ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। अब लॉजिक क्या है, क्यों हम गॉसियन सरफेस ले क्यों रहे हैं? तो गॉसियन सरफेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो गॉस लॉ है उसमें जो Q लेते हैं हम वो होता है Q इनसाइड। Q इनसाइड मतलब क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है। तो जब तक हम गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज कैसे आएगा? तो पहले गॉसियन सरफेस लेते हैं, फिर गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज आ जाता है। तो फिर उस चार्ज का एरिया वेक्टर लिख के फलाना ठिकाना लिख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। आई नो बातें तो थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है लेकिन जब डेरिवेशन करेंगे ना आपको बहुत छोटा लगेगा। ओके, तो अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिया, आपको गॉस लॉ बता दिया। अब मेन काम पे आते हैं, डेरिवेशन ऑफ अ इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज रॉड। ओके, ख़त्म सारी कहानी, आ जाते हैं मेन काम पर। तो एक बार ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये बेसिकली रॉड मेरा ही है, ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना ये मेरा रॉड है और ये मैंने इन्फिनाइट तक एक्सटेंड किया है। ओके, तो इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड है और इसमें जो चार्ज है वो लैम्डा डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा क्या है? लैम्डा है मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी जो किसके बराबर होगा? अगर मैं रॉड का चार्ज नेट चार्ज Q मान लेता हूँ तो वो बराबर होगा Q बाई एल के, Q बाई एल के। तो हमें जब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैंने आपको अभी बताया हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ पे लेके रखा है, ये आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होगा, ये आप लोग पहले से ही देख रहे होंगे। तो ये जो मेरा रॉड है इससे यहाँ तक की रेडियस मैं R मान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको मैं कैपिटल R मान रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल r मान रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पर, मेरा गॉसियन सरफेस वो एक सिलेंडर है।
सिलेंडर। ओके, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रॉड के आसपास। मेरा गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, और देखिए जो सिलेंडर लेने का यहाँ पे रीज़न ये है कि सिलेंडर जो है वो सिमेट्रिकल है, और हर तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये जो रॉड है, ये रॉड क्या कर रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो निकल रहे होंगे वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी, बेसिकली यहाँ से ऐसे करके निकल रही होंगी इस रॉड से, ऐसा नहीं यहाँ से, बेसिकली ये जो रॉड है इससे चारों तरफ ऐसे करके निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मेरा जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस, जैसे ये मेरा रॉड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही होंगी। ये जो मेरा इन्फिनाइटली एक्सटेंड, आप मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि ये इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड रॉड है, और मेरा गॉसियन सरफेस इसके आसपास का एक सिलेंडर है, तो इसमें से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो देखिए जो मेरा सिलेंडर होगा उसके हर जगह परपेंडिकुलर होंगी। बेसिकली यहाँ से जो निकल रहा होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से जो निकल रहा होगा वहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सिलेंडर के परपेंडिकुलर रहेंगी, इसलिए हम ऐसा गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। तो अब हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, net electric flux in a closed surface is equal to E dot dA, or by extending it we can say the net electric flux is equal to Q inside by epsilon naught is equal to E dot dA। अब हम ये जो dA है, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम पता करते हैं कि हमारा Q इनसाइड कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि मेरा जो लैम्डा है वो Q/L है, तो हमें हमारा चार्ज चाहिए, तो चार्ज कैसे लिखेंगे हम, चार्ज यानी हमें Q चाहिए, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू Q/L है। हमें Q चाहिए तो वो हो जाएगा लैम्डा L, सही है। और हाँ, मैंने जो सही है, लैम्डा L हो जाएगा, तो Q इनसाइड हम लैम्डा L लिख देते हैं, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट। अब dA लिखना पड़ेगा। dA क्या है, हमारा एरिया वेक्टर है। तो अब हमें एरिया वेक्टर लिखना है, तो हम इसका एरिया वेक्टर लिखते हैं। तो एरिया वेक्टर लिखा जाता है गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर यानी हमारा जो ये सिलेंडर है गॉसियन सरफेस, इसका हमें एरिया चाहिए। तो एरिया इसका बेसिकली टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वो होगा 2πr/L। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, हाँ L और L कट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आसानी से आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारी वो आएगी λ/2πε0r, या फिर मैं लिखूँ 2πr/ε0, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, 2πr/ε0। इतना आसानी से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ नहीं, अगर आपको चार्ज के टर्म्स में चाहिए तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज के टर्म्स में चाहिए तो आप बस लैम्डा को सब्सटीट्यूट कर दीजिए Q/L से, तो Q आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2πr/L/ε0। ओके, तो देखा कितना इजी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गॉस लॉ की मदद से। हमें कुछ नहीं किया, हमने बस ये लिखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E डॉट dA। फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इज इक्वल टू E डॉट dA हो गया। Q इनसाइड कितना, Q इनसाइड लिखने के लिए हमने देखिए यहाँ लिखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/L, तो Q को रखने दिया, लैम्डा L लिख दिया, लैम्डा L लिख दिया, बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और फिर ये जो था एरिया वेक्टर लिख दिया, और एरिया वेक्टर को यहाँ पे आने दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया आपने ये जो
ये डॉट था प्रोडक्ट था, तो आपने कॉस थीटा ना कुछ लिखा ना सीधा इससे मल्टीप्लाई समझ के ऐसे सब ट्रांसपोज कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसका रीज़न है बेसिकली क्या है ना, मैंने जो गॉसियन सरफेस जो लिया वो इतना इतना बढ़िया सरफेस लिया, इतना सिमेट्रिकल सरफेस लिया, जो कि उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी वो 90 डिग्री पे थी गॉसियन सरफेस से। मतलब समझाता हूँ आसानी से, आसान भाषा में। मेरा जो गॉसियन सरफेस था, ये मेरा इन्फिनाइटली एक्सटेंडेड रॉड है, और मेरा गॉसियन सरफेस इसके आसपास का इमेजिनरी सिलेंडर। तो इसमें से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो 90 डिग्री पे हैं मेरे गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस के। तो क्योंकि ये फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे गॉसियन सरफेस के, तो मैं डॉट प्रोडक्ट क्यों लूँ? हम क्या डॉट प्रोडक्ट क्यों बेसिकली क्या हो गया, 90 डिग्री पे कॉस 90 यानी 1 होता है, तो कॉस 90 1 होता है, तो ऑलरेडी बेसिकली मल्टीप्लाइड समझिए बेसिकली। अगर नहीं तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कॉस 90, तो कॉस 90 1 ही हो जाएगा, तो उसे हटा सकते हैं। ये ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।